जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके 10 मार्च और 13 मार्च के फाइनल एग्जाम के लिए साथियों ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। और साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है आपके 6 मार्च और 9 मार्च के जो साथियों पेपर हुआ है उन्हीं के द्वारा साथियों ये प्रश्न को एनालिसिस किया गया है। और जिस पैटर्न पे साथियों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल साथियों उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको इस क्लास में आपको कराएंगे जो कि सीधे सीधे आपको आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में साथियों 10 मार्च और 13 मार्च को देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सिंधु स्थल है। चलिए बताएंगे साथियों, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसी पैटर्न पे ये सभी क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है जो 100% आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सिंधु स्थल हो जाएंगे कौन। तो याद रखिएगा साथियों रोपर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रोपर हो जाएंगे। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है आपका और प्रश्न क्या दिया गया है कि पानीपत का जो पहला युद्ध है ये किसने जीता था। चलिए आंसर लगाइएगा कि पानीपत का जो पहला युद्ध है ये 1526 में हुआ था और इसमें जीता था किसने। तो आप याद रखेंगे बाबर जीते हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया। चलिए बताएंगे साथियों कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया। तो याद रखेंगे आप सभी लोग सबसे पहले भारत में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, भारत में किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रख लीजिएगा घोर के मोहम्मद को। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर कौन सा राज्य कर रहा था। चलिए बताइए कि मोहम्मद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर कौन राज्य कर रहा था। तो आप याद रख लीजिएगा उस समय राजेंद्र प्रथम जो है राज्य कर रहे थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है आपका और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की जो है ना स्थापना की थी। चलिए आंसर लगाइएगा कि निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की। तो आप याद रखेंगे विग्रह राज किए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, विग्रह राज किए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। तो आप याद रख लीजिएगा यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का फैजाबाद। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, फैजाबाद होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग कि अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफर सफर दंजगा को किस पद पर नियुक्त किया था। तो अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफद रंजक को किस पद पर नियुक्त किया। तो इनको नियुक्त किए हुए थे आपके साम्राज्य के वजीर के पद पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि टीपू सुल्तान की जो राजधानी है ये कहाँ थी। चलिए बताइए कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी।
तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्रीरंगपट्टनम में होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार जो है ना पार करती है। चलिए बताएंगे कि कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन सी नदी, तो कांगो नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें कुल आपके 14 सदस्य थे। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 14 सदस्य थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया। चलिए बताइए, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए क्या प्रस्तावित किया। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाइए, क्या होगा, तो कमजोर केंद्र शासित सहित संघात्मक सरकार को। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहां पे है आपका, और क्वेश्चन है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। तो आप याद रख लीजिएगा नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन यहां पे है, और क्वेश्चन है कि निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा कि निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जास्कर तथा लद्दाख हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। तो याद रख लीजिएगा 21 जून को। ऑप्शन सी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 21 जून को होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। चलिए बताइए, और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय जो है 12 घंटे का दिन होगा। तो ये दिन हो जाएंगे कहाँ पे, तो आप बताएंगे ये दिन होते हैं विषुवत रेखा पे। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आपका कि कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। चलिए बताइए कि कर्क तथा मकर रेखाएं दोनों कहां से गुजरती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यह दोनों गुजरते हैं अफ्रीका से। ऑप्शन डी सही जवाब है, अफ्रीका से गुजरते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आंकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी साथियों शामिल किया गया। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आंकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया। तो आप याद रख लीजिएगा, ये तेंदुलकर समिति के द्वारा हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, तेंदुलकर समिति के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना ने ज्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि किस पंचवर्षीय योजना ने ज्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया है। तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास दर की अपेक्षा ऊंची विकास दर प्राप्त हुई। चलिए बताइए, तो भारत की किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास दर की अपेक्षा ऊंची विकास दर प्राप्त हुई। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 8वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है,
और क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है ना करते हैं। चलिए बताइए, तो भारत के जो राष्ट्रपति है ये अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहां पे है आपका, और क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि क्या हो। चलिए बताइए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन यहां पे सी जो है इस क्वेश्चन का यहां पे सही जवाब है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वो वोटिंग नहीं कर सकता। आगे देखिए, क्वेश्चन यहां पे है, और क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो ना किसको संबोधित करके देते हैं। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, तो भारत के जो राष्ट्रपति है यह अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति को। आगे देखिए, क्वेश्चन यहां पे है, और क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर चला रहे हैं तो उनको कितने दिन पहले जो उनको सूचना देनी आवश्यक है। तो आप याद रखेंगे, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप बताएंगे 14 दिन। ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब है, 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो आप याद रखेंगे, उस समय संभालेंगे कौन, तो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब जो है ना भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है ना भंग कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहां पे है कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलडमरू मध्य है। तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलडमरू मध्य कौन सा होगा। तो याद रखेंगे, यहां पे हो जाएंगे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ऑप्शन यहां पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य हो जाएंगे। आगे देखिए, यहां पे आपका क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें निम्नलिखित के लिए आयोजित की जाती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए जो है ना आयोजित की जाती है। तो आप याद रखेंगे, यह आयोजित किए जाते हैं ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन क्या हो तो सहमत हो। ऑप्शन डी यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहां पे है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे जो है ना सहमति दी थी। तो उस समय राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 का उपयोग करके सहमति दिए थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहां पे है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक के बाद जो है ना सेवानिवृत्त होते हैं। तो आप याद रखेंगे, दूसरे वर्ष के बाद। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, दूसरे वर्ष के बाद होते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन यहां पे है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के लिए आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों, 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यह मिसलिस प्रणाली का एक उदाहरण कौन सा है। तो यहां मिसलिस प्रणाली का एक उदाहरण कौन सा है। तो मिसलिस प्रणाली का यहां पे उदाहरण जो है साबुन और जल दिया गया है। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, साबुन और जल होगा।
आगे देखिए प्रश्न है, और प्रश्न यहाँ पे कि गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। तो गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था रुपायक। ऑप्शन ए सही जवाब है, रुपायक बोला जाता था। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुना शासक मिहिर कुल को हराया था? तो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुना शासक मिहिर कुल को हराया था? तो याद रखेंगे यशोधर्मन हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि साथियों आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम और जिन भी साथियों का पेपर 10 मार्च और 13 मार्च को है, साथियों अगर आप इसको अच्छे से देखे हैं और याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 100% साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।